नमस्कार। आज हम ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव तेजी से बढ़ा है उस पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास 23 जून 2025 तक की ताज़ा जानकारी पर आधारित एक न्यूज़ रिपोर्ट है। हाँ, और देखिए हमारा इरादा सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या हुआ। हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे संघर्ष की जड़ें कहाँ हैं, हाल में जो ये विस्फोटक घटनाएं हुई, वो क्यों हुई, हम्म। दुनिया भर में लोग क्या कह रहे हैं, और सबसे जरूरी कि भारत के लिए इसके मायने क्या हैं, है ना? बिल्कुल। और ये सवाल कि कैसे ये जो दशकों पुराना छिपा हुआ प्रॉक्सी युद्ध था, मतलब जिसमें दोनों देश सीधे नहीं लड़ते थे, जी। वो अब एकदम आमने सामने की लड़ाई में कैसे बदल गया। चलिए, इसको थोड़ा खोलते हैं। शुरुआत तो शायद 1979 से करनी होगी, ईरानी क्रांति से। हाँ, वहीं से। देखिए 1979 की जो इस्लामी क्रांति हुई, उसने सब कुछ बदल दिया। जो दोस्ती थी वो एक तरह से वैचारिक दुश्मनी में बदल गई। अच्छा। फिर ईरान ने क्या किया कि इजराइल के विरोधी गुटों को, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह है, गाजा में हमास, यमन में हूती, इनको सपोर्ट करना शुरू किया। प्रॉक्सी वाला खेल। हाँ, बिल्कुल, प्रॉक्सी के जरिए इजराइल पर दबाव बनाने की रणनीति थी ये। और इजराइल ने भी फिर जवाब दिया होगा। जाहिर है, इजराइल ने भी खासकर सीरिया वगैरह में जो ईरान के ठिकाने थे या हथियारों की सप्लाई थी, उन पर हमले किए। पर हाँ, 2025 की शुरुआत में ये हमले बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो शायद वो एक तरह का बिल्डअप था। कह सकते हैं, पिछले कुछ हफ्तों में तो मामला बहुत तेजी से बिगड़ा है। जैसे 13 जून को खबर आई कि इजराइल की जो एजेंसी है मोसाद और उनकी वायुसेना, हाँ। दोनों ने मिलकर ईरान के मिसाइल बनाने के अड्डे पर हमला किया, सतह से सतह मार करने वाली मिसाइलें। ओहो, ये तो बड़ी बात है। मतलब ईरान की जमीन पर। जी, ये संकेत था कि अब लड़ाई प्रॉक्सी से आगे निकल रही है। और फिर अमेरिका की एंट्री हुई। 21-22 जून, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। हाँ, ये बहुत ही बड़ा मोड़ था। इजराइल के कहने पर अमेरिका ने ईरान के जो मुख्य परमाणु ठिकाने हैं, उन पर जबरदस्त बमबारी की। कौन कौन से ठिकाने? इसमें फोडो था, जो पहाड़ के नीचे है, बहुत सुरक्षित माना जाता हाँ, है। सुना है। नतान्स, जहां यूरेनियम वाला मुख्य काम होता है, और इस्फहान, जहां शायद परमाणु ईंधन बनता है। इन सब पर और हमला कैसे किया? मतलब किस लेवल का था? बहुत बड़े लेवल का 125 से ज्यादा लड़ाकू विमान इस्तेमाल हुए। इसमें B-2 स्टेल्थ बॉम्बर भी थे, जो वो मॉप बॉम्ब गिरा सकते हैं, जो जमीन के बहुत नीचे बंकरों को तबाह करने के लिए होते हैं। और टोमाहॉक क्रूज मिसाइलें भी। बाप रे। ये तो सिर्फ कोई चेतावनी नहीं लगती। फडो और नतान्स पर हमला मतलब ईरान की परमाणु बम बनाने की कोशिशों को बड़ा झटका देना था। बिल्कुल यही मकसद लगता है। अमेरिका के रक्षा सचिव हिक्सत और जनरल केन ने तो इसे अविश्वसनीय सफलता बताया और साफ कहा कि उनका लक्ष्य ईरान में सत्ता बदलना नहीं। बल्कि उसे परमाणु हथियार बनाने से रोकना है। पर ईरान ने इसे कूटनीतिक रेड लाइन का उल्लंघन माना और जवाब दिया। फौरन ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत 40 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे इजराइल की तरफ। कहाँ निशाना साधा? खबरों के मुताबिक तेल अवीव, हाइफा जैसे शहरों पर, और ये भी कहा गया कि कुछ अस्पतालों और दूतावासों को भी निशाना बनाया। ये सीधा जवाब था। प्रॉक्सी वॉर अब वाकई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बन गया। दुनिया भर में क्या रिएक्शन रहा इस पर? क्या सब एक तरफ हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। रिएक्शन बंटा हुआ है। जैसे UN, यूरोपियन यूनियन, UK, ऑस्ट्रेलिया, ये सब तो कह रहे हैं कि भाई शांति रखो, मामला शांत करो। संयम बरतें। हाँ, लेकिन रूस और चीन, उन्होंने अमेरिका की आलोचना की है। खासकर चीन ने तो इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन तक कह दिया। अच्छा, तो अमेरिका और चीन के बीच की तनातनी भी इसमें दिख रही है। बिल्कुल। चलिए अब जरा भारत की बात करते हैं। हमारे लिए ये स्थिति कितनी मुश्किल है? बहुत ज्यादा नाजुक है। देखिए, एक तरफ इजराइल है जिसके साथ हमारे रक्षा संबंध बहुत गहरे हैं। हाँ। दूसरी तरफ ईरान है जो ऊर्जा के लिए जरूरी है, और चाबहार पोर्ट, उससे मध्य एशिया तक पहुंचने का रास्ता। कनेक्टिविटी। जी, तो इस संतुलन को साधना अब और भी मुश्किल हो गया है। और फौरी चिंताएं, जैसे तेल की कीमतें। वो तो है ही। ब्रेंट क्रूड का भाव करीब $80 प्रति बैरल पहुंच गया। ये हमारी अर्थव्यवस्था पर असर डालेगा। और वहाँ जो भारतीय हैं, हाँ, उनकी सुरक्षा भी बड़ी चिंता है। भारत ने ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। 110 से ज्यादा लोगों को निकाल भी लिया गया है। लेकिन आगे भारत को तैयार रहना होगा। मतलब तेल बाजार, फिनेंस, रक्षा सप्लाई, सब में बड़े बदलाव आ सकते हैं। आगे क्या हो सकता है?
क्या ये खतरा है कि ईरान वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दें, जहां से दुनिया का बहुत सारा तेल जाता है? ये एक बहुत बड़ा डर है। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। और क्या हो सकता है? प्रॉक्सी हमले? हाँ, ईरान के जो प्रॉक्सी गुट हैं वो शायद हमले तेज कर दें, साइबर हमले बढ़ सकते हैं। इसका असर खाड़ी देशों पे पड़ेगा और शायद भारत पर भी। और अमेरिका और इसराइल की तरफ से? वो भी खाड़ी में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा सकते हैं। इससे तनाव और बढ़ेगा ही मतलब। ये स्थिति अब किसी भी वक्त एक बड़े युद्ध का रूप ले सकती है। छिपा हुआ नहीं, खुला युद्ध। तो कुल मिलाकर दशकों का जो ये छिपा हुआ संघर्ष था वो अब खुलकर सामने आ गया है, और अमेरिका के सीधे शामिल होने से ये और भी खतरनाक हो गया है। भारत के सामने चुनौती है, कूटनीति भी संभालनी है, ऊर्जा भी देखनी है, अर्थव्यवस्था भी, और अपने लोगों की सुरक्षा भी। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर आज का सबसे बड़ा सवाल है, सोचने वाला सवाल, कि ये जो दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, इतनी अस्थिर हो रही है, इसमें भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्ता, मतलब अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी, उसे बचाए रखते हुए इन उलझे हुए अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को कैसे संभालेगा? यही आने वाले समय में हमारी विदेश नीति की सबसे बड़ी परीक्षा होगी।